देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो क्या होता है, एक यूनिट होल्डर रहता है, ये क्या करता है, इन्वेस्ट करता है बिजनेस ट्रस्ट में, REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ब्रिज पोल बनाते हैं। और ये इन्वेस्ट करते हैं SPV में, ठीक है। अगर SPV क्या करती है, डिविडेंड देती है, तो इनके हाथ में, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जाम्प्ट होता है और ये यूनिट होल्डर को देते हैं। और तो अगर SPV अगर 115BA अडोप्ट करती है SPV, तो टैक्सेबल हो जाएगा यूनिट होल्डर के हाथ में, और अगर अदर केसेस में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सेम अगर इंटरेस्ट बिजनेस ट्रस्ट को एग्जाम्प्ट हो जाती है, लेकिन यूनिट होल्डर को टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। और REIT को अगर रेंट इनकम हो रही है फ्रॉम रेंटेड प्रॉपर्टी, तो इनके हाथ में एग्जाम्प्ट हो जाएगी और यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। और इसके अलावा कोई भी अदर इनकम होती है तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी और यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जाम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसका मतलब बिजनेस ट्रस्ट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, जो रिकग्नाइज रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। और ये सब हमने पढ़ लिया है। और SPV मतलब होता है कि बिजनेस ट्रस्ट जिसका 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग रहती है, ठीक है। एंड देन टैक्सेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो डिविडेंड इनकम मिलता है SPV से, तो बिजनेस ट्रस्ट को तो एग्जाम्प्ट रहता है, तो उस पर कुछ नहीं लगेगा TDS वगैरह। लेकिन जो यूनिट होल्डर के हाथ में रहता है, तो अगर 115BAA यूनिट SPV फॉलो करता है, तो टैक्सेबल रहता है। तो कितना टैक्सेबल लग जाएगा, 10 टैक्सेबल हो जाएगा नॉन रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी और अदर। नॉन रेसिडेंट के लिए 10% और नॉर्मल रेट, और अदर केसेस में क्या जाएगा, इतना एग्जाम्प्ट रहता है, ठीक है। और TDS किस रेट से काटेंगे, LBA के हिसाब से 10% और 10% NR के लिए और अदर के लिए, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट इनकम मिलती है SPV को, तो इसको तो एग्जाम्प्ट रहता है बिजनेस ट्रस्ट को, मगर यूनिट होल्डर को टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, यूनिट होल्डर को टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। तो किस रेट से हो जाएगा टैक्सेबल, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी को 5% और नॉर्मल टैक्स रेट। और ये जो TDS है किस परसेंट है, 5% और 10%, सिम 5% 10%। और ये 10% पहले भी था, 10% बाद में भी है, ठीक है। बस यहाँ पे 5% आ गया, ठीक है, TDS और टैक्सेबल नॉन रेजिडेंट इंटरेस्ट इनकम में, ठीक है। और कोई रेंटल इनकम होती है, तो बिजनेस ट्रस्ट को तो एग्जाम्प्ट रहता है कि यूनिट होल्डर कितने टैक्सेबल हो जाता है। क्या रेट से, नॉर्मल रेट, और TDS रेट से जाएगा रेट इन फोर्स, मतलब जितना टैक्स बनता है उतना, और 10%, तीनों जगह में 10% हो गया, ठीक है। और कोई भी अदर इनकम होती है, तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है, यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जाम्प्ट हो जाती है। तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा, अगर 112 वाली है, 111A वाली है और अदर इनकम है, तो 112 वाली है तो 20%, 15% और मैक्सिमम मार्जिनल रेट 42.74%, ठीक है। अदर पॉइंट में देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट टू इट्स यूनिट होल्डर शैल बी सेम, जैसे कि जो बिजनेस ट्रस्ट को जो इनकम हो रही है वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगी। कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन, लॉटरी है तो लॉटरी, अदर है तो अदर, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि एक्सेस इनकम मिल जाती है, जैसे कि 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया था और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट 60,000 रुपये कर दिया, तो जो बच्चा हुआ 10,000 रुपये ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। और जैसे कि जो 60 हमने जो इन्वेस्ट किया था 50,000 रुपये, जो मेरा 60,000 रुपये है और इन्वेस्ट किया था 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये उसकी फेयर वैल्यू में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड, जो हमारा जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट फंड रहेगा और यूनिट होल्डर, तो जो इन्वेस्ट जो भी हमको इंटरेस्ट इनकम मिलेगा, ये क्या होता है, ये पूरा इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। और जो PGBP से इनकम होगी वो टैक्सेबल रहता है। इसके यहाँ पर उल्टा होता है कि जो ऑल इनकम क्या होती है, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है और PGBP की इनकम एग्जाम्प्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखो अगर PGBP की इनकम अगर हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट फंड को टैक्सेबल हो जाएगी। किस रेट से टैक्सेबल होगी, कंपनी है, फॉर्म है, अदर है, कंपनी को 25, 30 और MMR, ठीक है। और यूनिट होल्डर को एग्जाम्प्ट रहता है, ठीक है। और अदर इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में जो अदर इनकम रहती है वो इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एग्जाम्प्ट रहती है और यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल रहती है नॉर्मल रेट। और इसमें जो TDS काटना रहता है रेट इन फोर्स और 10%, ठीक है। अदर पॉइंट में बस याद ध्यान ये रखना पड़ता है कि अगर 10 करोड़ रुपए है और 6 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो पूरा पूरा 10 करोड़ पर टैक्सेबल लगेगा, 6 करोड़ पर नहीं लगेगा, मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट किए उस पर लगता है, ठीक है। और ये वही वही वाला पॉइंट है कि जो यूनिट होल्डर जो इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल है वही यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, ठीक है। और जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड बताते हैं कि सबसे पहले जो इंट्रा से सेट ऑफ कर लो, फिर इंटर सेट ऑफ कर लो, और जो बचा हुआ जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताया गया होगा। अगर कैरी फॉरवर्ड PGBP का लॉस है, तो इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड ओनली बाय इन्वेस्टमेंट फंड। अगर इन्वेस्टमेंट फंड है और PGBP का लॉस हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट फंड ही कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा, ठीक है। और उसको तो इनकम होएगी नहीं, PGBP की इनकम होती नहीं है, ठीक है।
और अदर लॉसेस अगर होते हैं तो अदर लॉसेस में किसका लॉस होगा, यूनिट होल्डर का लॉस होगा, क्योंकि अदर लॉसेस की इनकम उसी को होती है। ठीक है, तो अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा, 12 महीने से कम है तो नहीं कर पाएगा। और कंपलसरी आरओआई फाइल करना कंपलसरी है, ठीक है। और सिक्योरिटाइजेशन का सिंपल बताया गया हुआ कि सिक्योरिटाइजेशन ऑल इनकम एग्जाम्प्ट रहती है और इन्वेस्टर को टैक्सेबल होता है, ठीक है। नॉर्मल टैक्स रेट एलबीसी के हिसाब से करना पड़ता है, रेजिडेंट एचईएफ को 25%, अदर मतलब जो भी कंपनी 30%, और इसको रेट इन फोर्स के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर ये बताया गया हुआ है कि इफ़ इनकम अर्न बाय ट्रस्ट है तो वही क्रेडिट इन्वेस्टर और टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर, सेम पुराना वाला पॉइंट है। और बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड एंड सिक्योरिटाइजेशन को अपनी शेल प्रोवाइड ब्रेकअप रिगार्डिंग नेचर एंड प्रोपोर्शन ऑफ इट्स इनकम। यूनिट होल्डर को बताना पड़ेगा कि भाई क्या है, क्योंकि सपना थोड़ी ना आएगा, तो 30 जून के पहले बताना पड़ेगा ताकि 31 जुलाई तक उन लोग भी आरओआई रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सके। और इनकम टैक्स अथॉरिटी को 30 नवंबर तक बताना पड़ेगा, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को 15 जून तक बताना पड़ेगा। देखो बिजनेस ट्रस्ट का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया हुआ है कि एक कंपनी बिजनेस ट्रस्ट है जिसका इन्वेस्टमेंट ये क्या एसपीवी है, बीटा लिमिटेड जैसे इंडियन कंपनी, बिजनेस ट्रस्ट का 70% होल्डिंग है, ठीक है। तो हमें बताना है इनकम अगर होती है तो बिजनेस ट्रस्ट को एग्जाम्प्ट रहता है और सामने वाले को यूनिट होल्डर को टैक्सेबल रहता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि बिजनेस ट्रस्ट को एग्जाम्प्ट रहता है, कितना परसेंट टैक्सेबल रहता है, 10%, 10% और नॉर्मल रेट, सॉरी, और टीडीएस किस तरह 10%, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद डिविडेंड कितना रहता है, एग्जाम्प्ट रहता है, और इसको कैसा रहेगा एग्जाम्प्ट, डिविडेंड इसको रहेगा एग्जाम्प्ट, और यूनिट होल्डर को भी क्या रहेगा एग्जाम्प्ट रहेगा। क्यों एग्जाम्प्ट रहेगा, क्योंकि ये 115 BAA फॉलो करता है। और अगर फॉलो नहीं करता, और अगर फॉलो करता तो कितना परसेंट लग जाता, फॉलो करता तो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाता है, कितना परसेंट टैक्सेबल हो जाता, 10% और 10% और नॉर्मल रेट, और 10%। मगर यहाँ पर कितना जाएगा, ये जो ऊपर वाला, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जो इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम 5% और नॉर्मल टैक्स रेट, और 5% 10%, ठीक है, इंटरेस्ट वाले में, ठीक है। और डिविडेंड वाले में 10 नॉर्मल, 10, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लिस्टेड सिक्योरिटी शेयर, तो अदर वाले में जाएगा तो कंपनी को क्या हो जाएगा टैक्सेबल, बिजनेस ट्रस्ट को, और सामने वाले को एग्जाम, यूनिट होल्डर को एग्जाम हो जाएगा। और टैक्सेबल किस रेट से हो जाएगा, 115A 15% से होता है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल अदर हो जाएगा, तो अदर कितना हो जाएगा, टैक्सेबल एग्जाम्ड MMR 42.744, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर रियल एस्टेट, तो MMR लग जाएगा। और रियल एस्टेट से कितना रहता है, यूनिट होल्डर को, बिजनेस ट्रस्ट को एग्जाम्प्ट और यूनिट होल्डर को टैक्सेबल। तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा, अगर डिविडेंड वाला है तो कितना टैक्सेबल रहता है, सबसे पहले रहता है कि नॉर्मल रेट और जितना होना चाहिए रेट इन फोर्स और 10%, ठीक है, नॉर्मल रेट, ठीक है। और ये 10, इन तक को टोटल करेंगे तो 11.1 आता है, और डिस्ट्रीब्यूट किया 10, तो अगर ये अपनी इनकम दिखाना चाहेगा तो 4/11.1 के हिसाब से करेगा, ठीक है। 4/11.1 के हिसाब से अपनी इनकम को देगा यूनिट होल्डर। ये सी का सिमिलर क्वेश्चन 29 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम पिछले बार जैसा है कि बिल्डवेल रियल एस्टेट कंपनी है, ये क्या कर रही है, होल्ड 51% हेड्स क्या है, SPV है, ठीक है। और ये विजय है जिसने 70% होल्डिंग है राइट में, मतलब ये बिजनेस ट्रस्ट है REIT, ठीक है। अभी हम देखना है कि टैक्सेबल, देखो इंटरेस्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट क्या हो जाता है कि इसमें एग्जाम्प्ट हो जाता है बिजनेस ट्रस्ट में, और यूनिट होल्डर में टैक्सेबल हो जाता है, कितने परसेंट टैक्सेबल होता है, 5% स्लैब, और TDS भी बता दे रहा हूँ 5 और 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 करोड़ का 70% कितना लेंगे, 70 लाख रुपये ले लेंगे, विजय में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है डिविडेंड इनकम इस बिजनेस में एग्जाम्प्ट रहती है, इधर टैक्सेबल रहती है, कितने परसेंट रहेगी, 10% स्लैब और 10 TDS, ठीक है। TDS पूछे नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कितना रहेगा, 30 लाख का 70%, 21 लाख रुपये, ठीक है, ये आ गया 21 लाख रुपये। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद बोला गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो जाएगा, अदर सोर्सेज, अदर वाली इनकम में हो जाएगी, अदर वाली इनकम क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है, MMR से होगी, ठीक है। और इंटरेस्ट और अनलिमिटेड डिबेंचर, ये भी क्या जाएगा, MMR से रहेगी। तो कितना, 1 करोड़ 10 लाख किस में आएगा, बिजनेस में आएगा, 1 करोड़ 10 लाख MMR से होगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया हुआ है कि रेंटल इनकम डायरेक्टली ओन्ड रियल एस्टेट है, तो क्या जाएगा, बिजनेस ट्रस्ट में एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो टैक्सेबल हो जाएगा क्या, स्लैब। और ये क्या होता है, ये क्या रहता है, इसे बोलते हैं रेट्स इन फोर्स और 10%, ठीक है। यहाँ पे रेट्स इन फोर्स 10%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 70%, कितना हो जाएगा, 25 लाख का 70%, तो आ जाएगा 17,50,000। इन सबको टोटल कर देंगे, और ये कितना जाएगा, इसका 1 करोड़ 10 लाख पे MMR लगा देंगे, और इस पर क्या लगेगा, सरचार्ज लगा, इस पर क्या लगाएंगे, स्लैब लगाएंगे। और याद रखना कि ये क्या कर रहा है, एज पर 115BA C फॉलो कर रहा है, तो कंसेशनल अलग वाला टैक्स रेट लगेगा, 5, 10, 15, 20, 30 वाला लगेगा, और 15% सरचार्ज और 4% सेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में बोला गया हुआ है। इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में पता होगा कि अगर PGBP की इनकम, नॉर्मल इनकम, तो इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम एग्जाम्प्ट रहती है तो टैक्सेबल रहती है, ठीक है।
और पीजीबीपी की इनकम इधर टैक्सेबल रहती है, इधर एग्जाम्प्ट रहती है। तो पीजीबीपी की इनकम क्या टैक्सेबल रहेगी इन्वेस्टमेंट फंड के हिसाब से, तो इन्वेस्टमेंट फंड के हिसाब से कंपनी, फर्म और अदर के हिसाब से कंपनी 25, 30, 30 ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर सेम ही बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी इन इंडिया है, 20 रेजिडेंट यूनिट होल्डर है, ईच होल्डिंग 5 यूनिट में 16 है जो 12 महीने से ज़्यादा होल्ड किया यूनिट होल्डर, और जो 4 है जो 12 महीने से कम होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये बिजनेस इनकम के बारे में बोला। तो बिजनेस इनकम क्या होती है, जो बिजनेस इनकम रहती है बीजीबी की इनकम, वो उसके हाथ में इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल रहती है। पीजीबीपी की इनकम टैक्सेबल रहती है, ठीक है। और ये एग्जाम्प्ट रहेगी, ठीक है। ये कंपनी है, ये क्या है, फॉर्म ऑफ कंपनी, तो कितने टैक्सेबल रहेगी 30% से। ये क्या हो जाएगा 30% से वुड नॉट बी इंक्लूडेड, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं रहेगा, ये पूछा यूनिट होल्डर के हाथ में, तो इट वुड नॉट बी होल्ड इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर, और इसके हाथ में टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के बारे में बोला गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किसके हाथ में होता है, ये अदर लॉस, अदर इनकम हो जाएगी। तो अदर इनकम, अदर लॉस किसका होता है, अदर लॉस किसका होता है, इसका होता है यूनिट होल्डर का रहता है। तो यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा, ये लॉस क्या करेगा, ये कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। कैरी फॉरवर्ड कितना कर पाएगा, 30/5 1.5 लाख पर यूनिट कर पाएगा। लेकिन इसमें से भी 1.5 लाख 16 कर पाएंगे, 14 नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 40/20 2 लाख ईच यूनिट होल्डर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अपनी इनकम दिखाएंगे, ठीक है। ये 2 लाख रुपये अपनी इनकम दिखाएंगे, ठीक है। और सर ने बताया कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम है इन्वेस्टमेंट फंड वाले में हम किसी भी एक यूनिट होल्डर का निकालते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया हुआ है कि एक 4 इन्वेस्टमेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड 4 है, ए बी और सी और डी। तो पीजीबीपी की इनकम होती है इन्वेस्टमेंट के हाथ में टैक्स, इसमें 20 यूनिट होल्डर है जिसने 12 महीने से ज़्यादा किया हुआ है इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन दी इन्वेस्टमेंट फंड इज़ द ओनली इनकम ऑफ द यूनिट होल्डर, ठीक है। और क्या बोला हुआ है यहाँ तक करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ तक क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट फंड की बताना है और यूनिट होल्डर की हमें क्या बताना है, इनकम बताना है, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट फंड में क्या जाएगा, सबसे देखो पीजीबी इनकम नहीं हो जाएगी, पीजीबी क्या जाएगी, इनकम नहीं हो जाएगी। और ये कितने बिजनेस इनकम 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये की वाली इनकम हो जाएगी। और ये 2 लाख रुपये नेगेटिव है, तो ये किसे सेटअप कर लेगा, इनकम फ्रॉम अदर से सेटअप हो जाएगा। तो 8 बना तो 6 यहाँ पर हो जाएगा, और ये 2 क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना बचेगा 5 में से ये क्या इनकम फ्रॉम अदर से लॉस है, तो ये इसे सेट ऑफ मार लेगा, तो 3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और यूनिट होल्डर के हाथ में पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, अदर इनकम टैक्सेबल हो जाती है। 16/20 4 लाख डिवाइड बाई 20, तो 1 लाख रुपया आ गया। और 14 + 4 ये सेम यहाँ 90,000 रुपये आ गया। उसके बाद क्या बोला गया हुआ है कि 6 और ये 8, ठीक है। तो क्या हो करेगा, देखो ये 6 लाख रुपए क्या हो जाएगा, ये क्या कर लेगा, कैरी फॉरवर्ड कर लेगा, ठीक है। और जो बचा 6 लाख, तो 6 लाख डिवाइड बाई 20 30,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद ये भी सेम 2 लाख रुपये तो सेट ऑफ मार दिया उसने, 20 लाख डिवाइड बाई 20, तो 1 लाख रुपये क्या करेगा, ये कैपिटल गेन में ले लेगा। सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया कि इन्वेस्टमेंट फंड सी है उसके बारे में बताया गया हुआ है, जो बिजनेस इनकम है वो क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल जाएगा, ठीक है। और कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यूनिट होल्डर के हाथ में 9 लाख रुपये कैपिटल गेन है, तो वो 6 लाख रुपये का सेट ऑफ मार लेगा, 3 लाख रुपये। और 8 लाख रुपये का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल जाएगा। 1 यूनिट होल्डर का निकालेगा 3 लाख डिवाइड बाई 20, 8 लाख डिवाइड बाई 20, 15,000 40,000। यस, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड दोनों के बारे में बताया गया हुआ है। जो राजेश है वो यूनिट होल्डर है, PQR जो इन्वेस्टमेंट फंड है, और शिप्रा जो बिजनेस ट्रस्ट है। यहाँ बताया गया हुआ है कि जो PQR है वो इन्वेस्टमेंट फंड है, और शिप्रा REIT है, मतलब बिजनेस ट्रस्ट है, ठीक है। और जो होल्ड करती है GPL में, जो GPL क्या है, SPV है, ठीक है। और SPV के बारे में बता दिया गया हुआ है कि दे डू नॉट एक्सरसाइज 115 BAA। इसका मतलब कि जो डिविडेंड इनकम जो मिलेगी वो यूनिट होल्डर के हाथ में भी एग्जाम्प्ट, ठीक है। उसके बाद बोला कि जो राजेश 10% होल्ड करता है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो बिजनेस ट्रस्ट है उसमें जितना परसेंट होगा होल्डिंग, जितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 10% और 90% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ 90% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है यूनिट होल्डर को, तो वो लेंगे। लेकिन जो हमारा ये जो है इन्वेस्टमेंट फंड, इसमें 90% नहीं लेंगे, इसमें पूरा 10% लेकर के 100% ही लेंगे, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। शिप्रा और PQR के बारे में बताया हुआ है कि डिविडेंड इनकम हमें निकालना है, टोटल इनकम नेट टैक्स पेबल बाय मिस्टर राजेश के बारे में बताना है, ठीक है। बिजनेस ट्रस्ट के बारे में नहीं बताना है, हमें राजेश के बारे में बताना है। क्या बताएंगे, देखो हमें डिविडेंड इनकम मिली है GPL से, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, ये 115 BAC BAA SPV फॉलो नहीं करता है, तो हमें क्या, हमारी इसमें भी 2 करोड़ का कितना परसेंट, 10% और 90%, 18 लाख रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम GPL, जो इंटरेस्ट इनकम निकाल के दी हुई है, 5% तो लगती है, मगर हमें निकाल के दी हुई है, तो 3 करोड़ का 10% और 90% क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। 3 करोड़ का 10% 90 27 लाख रुपये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और 27 लाख रुपये में TDS कितना परसेंट रहता है, तो TDS रहता है, वो रहता है 10% का ही TDS रहता है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देखो इंटरेस्ट इनकम में TDS 10% का ही रहता है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन में, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो कितना हो जाएगा, देखो अदर में क्या रहता है, अदर में बिजनेस ट्रस्ट को लगता है टैक्स, और अदर में और यूनिट होल्डर को एग्जाम्प्ट हो जाता है। देखो अदर में बिजनेस ट्रस्ट को टैक्सेबल लगता है और यूनिट होल्डर को एग्जाम्प्ट हो जाता है, तो इसका हम कुछ नहीं लेंगे, 1 करोड़ रुपये एग्जाम्प्ट रहता है। अब आते हैं हम इन्वेस्टमेंट फंड में आते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड में क्या बोल रहा है, देखो बिजनेस इनकम क्या होता है, बिजनेस ट्रस्ट को टैक्सेबल रहता है, और अदर इनकम क्या होता है, ये इसको रहता है। तो 27 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 27 लाख का 10% जो भी है वो क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है। 27 लाख का 10% 2,70,000 रुपये क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड कर लेगा, ठीक है। अब इसमें 90% नहीं करेगा वो, ठीक है। जो इंटरेस्ट इनकम है 52 लाख रुपये का, तो 52 लाख रुपये का 10% पूरा पूरा 5,20,000 रुपये का क्या हो जाएगा, इसकी इनकम बन जाएगी। किसकी बन जाएगी, इसकी बन जाएगी, ठीक है। ये 32,20,000 रुपये का जाएगा। 115 BAC फॉलो कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि BAC, तो BAC के हिसाब से इनकम निकालेंगे, उसमें सरचार्ज लगा लेंगे और सेस लगा देंगे। उसके बाद जो मैंने बताया 2,70,000 रुपये का ये TDS कटेगा 27 लाख रुपये का, और 5,20,000 में भी ये जो हमने पढ़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट फंड में भी 10% का TDS कटता है। 10% का TDS कटेगा तो इतने रुपये का टैक्स पेबल आएगा, 370,640। ये एक लास्ट मिसलेनियस क्वेश्चन इसमें बोला गया कि जो साक्षी प्राइवेट लिमिटेड है कन्वर्ट कर दिया LLP में, तो उसके बारे में बताया गया अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। बिजनेस लॉस है, क्या करेंगे, 23 लाख रुपये का कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसलिए फ्रेश ATRs मिल जाएंगे। एडिशनल मैट है, मैट क्रेडिट LLP में नहीं मिलेगा, डूब जाएगा। WDV इसके डेप्रिसिएशन के हिसाब से निकालना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू को छोड़ देने का, और जितना डेप्रिसिएशन उस न्यू वाले करेगा उतना सबको मिल जाएगा। और कॉस्ट ऑफ लैंड का डेप्रिसिएशन मिलता ही नहीं, तो उसको कुछ काम का नहीं है। और एक्सपेंडिचर में वॉलंटरी रिटायरमेंट जो किया हुआ है, तो सर ने बोला कि रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट इज़ अलाउड। एक बार थ्योरी वापस से पढ़ लेना थोड़ा सा।